नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या हमारे राजनीतिक दलों ने आम सहमति से कोई ऐसा पैमाना बनाया है कि किसी मुद्दे पर कब राजनीति होनी चाहिए और कब नहीं? अगर नहीं बनाया है तो फिर वे किस लिहाज से अपनी सुविधा के हिसाब से लेक्चर देने लगते हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? हमें यह भी सोचना चाहिए कि समस्या राजनीति में है या उन संस्थाओं के नकारेपन में है जिनका काम होता है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। संस्थाएं जब फेल होती हैं या राजनीति की किसी एक धारा का पोषण करने लगती हैं किसी भी काल में, तभी राजनीति समस्या की तरह दिखने लगती है, क्योंकि तब एक पक्ष को ही हमेशा सुना जाता है और दूसरे को नकारा जाने लगता है। संस्थाएं राजनीति का खिलौना बनकर रह जाती हैं। दिल्ली में एनएसयूआई ने मानव संसाधन मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस से जुड़े इस संगठन ने मानव संसाधन मंत्री और श्रम मंत्री से इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के ही जंतर मंतर पर वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने भी प्रदर्शन किया। एफटीआई पुणे में भी 12 छात्रों ने एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की। इन छात्रों का कहना है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी को हटाया जाए और इस मामले की पूरी जांच हो। आप जानते हैं कि सोमवार को ही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने 2 सदस्यों की जांच टीम बना दी है, जो मंगलवार को हैदराबाद पहुंच गई। जब यह टीम पहुंची तो छात्रों ने घेर लिया और नारेबाजी भी की। इस बीच मोदी सरकार के एक और मंत्री थावरचंद गहलोत, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, उन्होंने अपने मंत्रालय की अनीता अग्निहोत्री से जांच करने के लिए कहा है। अनीता सचिव हैं। उन्होंने मंत्री जी ने कहा है कि इंसाफ होना चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कड़ी होनी चाहिए। सचिव अनीता अग्निहोत्री से कहा गया है कि वे राज्य के अन्य अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक से संपर्क में रहें और उन्हें इस मामले में की जा रही हर तरह की कार्रवाई की सूचना देते रहें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया ने कहा है कि उन्होंने 13 जनवरी को ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन शायद पोंगल की छुट्टियों के कारण रिपोर्ट नहीं आ सकी। पूनिया ने कहा कि उन्होंने तुरंत रिपोर्ट मांगी है और वे भी हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। 18 जनवरी को रोहित वेमुला ने आत्महत्या की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 13 जनवरी को ही रिपोर्ट मांग रहा था। इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसा मामला था जिस पर सबकी नजर पहले से थी। इसके बाद भी ये संस्थाएं आत्महत्या की परिस्थिति को नहीं टाल सकी, विवाद नहीं सुलझा सकी। केंद्र सरकार के 2 मंत्रालय इस मामले की जांच में लग गए हैं अपने अपने स्तर पर। अनुसूचित जाति आयोग इसकी जांच में लगा ही हुआ है। 3 संस्थाएं अब सक्रिय हो गई हैं। मानव संसाधन मंत्रालय तो इस मामले में शुरू से ही सक्रिय था। 6 हफ्ते के भीतर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 5 पत्र लिखे, जो यह जाहिर करता है कि इस मामले के राजनीतिक महत्व के बारे में उन्हें एहसास था। अगस्त में उनके सहयोगी मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के सहयोगी मंत्री दूसरे मंत्रालय में बंडारू दत्तात्रेय ने भी पत्र लिखा था उन्हें। लगातार विश्वविद्यालय से पूछ रही थी कि बंडारू दत्तात्रेय की शिकायत के बारे में क्या तथ्य हैं और क्या एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा था कि इस मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। हर किसी को मालूम है कि केंद्रीय कानून के तहत प्रशासनिक नियंत्रण यूनिवर्सिटी का होता है, सरकार का नहीं। लेकिन इस बयान के उलट अब ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि बंडारू दत्तात्रेय की 17 अगस्त की चिट्ठी के बाद उनके मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को 6 हफ्ते में 5 पत्र लिखे थे। 3 सितंबर को मानव संसाधन मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से पूछा कि बंडारू दत्तात्रेय के वीआईपी कंप्लेन का जवाब दिया जाए और मामले के सभी तथ्यों का पता लगाकर मंत्रालय को अवगत कराया जाए। 24 सितंबर को मानव संसाधन मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी ने फिर पत्र लिखा और पूछा कि 3 सितंबर की चिट्ठी का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पत्र का विषय है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में और एबीवीपी के नेता सुशील कुमार पर हुए हिंसक हमले के बारे में। विश्वविद्यालय की हालत देखिए। केंद्रीय मंत्रालय 3 सितंबर से पूछे जा रहा है, लेकिन उसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। सितंबर से अक्टूबर आ गया। 6 अक्टूबर को डिप्टी सेक्रेटरी ने फिर एक पत्र लिखा कि 3 सितंबर, 24 सितंबर की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है। इसके बाद भी विश्वविद्यालय ने जवाब नहीं दिया। तब जाकर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सीधे वाइस चांसलर प्रोफेसर अप्पा राव को पत्र लिखते हैं। अब की बार पत्र 20 अक्टूबर को लिखा जाता है कि 3 सितंबर, 24 सितंबर और 6 अक्टूबर की चिट्ठी का जवाब नहीं आया है। रुकिए,
19 नवंबर को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का एक अफसर फिर से विश्वविद्यालय को पत्र लिखता है कि कृपया जवाब तो दीजिए ताकि उनका मंत्रालय बंडारू दत्तात्रेय को बता सके। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं पत्रों ने विश्वविद्यालय पर कार्रवाई करने का दबाव डाला, राजनीतिक दबाव। आमतौर पर सख्त मानी जाने वाली स्मृति ईरानी की इस मामले में गजब की सहनशीलता सामने आती है। उनके अधिकारी 3 सितंबर से लेकर 16 नवंबर तक चिट्ठियां ही लिखते रहे, मगर विश्वविद्यालय ने जवाब नहीं दिया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर अप्पा राव, लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरसी सोपती साहब से काफी अलग लगते हैं। 10 जनवरी को सोपती साहब ने स्मृति ईरानी की मौजूदगी में उनकी शान में कविता ही पढ़ डाली। स्मृति ईरानी ने मौके पर ही सुना दिया कि आप तो कुलपति के बजाय नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हमारे देश के वाइस चांसलरों की दुर्दशा पर भी संसद का एक सत्र बुलाया जाना चाहिए। एक वाइस चांसलर है जो केंद्रीय मंत्रालय की 5-5 चिट्ठियों का जवाब नहीं देते हैं, और एक साहब है कि मंत्री की शान में कविता ही पढ़ने लगते हैं। कभी हारी नहीं है जो टीवी की महारानी है, भारत की दिखाई संस्कृति जिसकी दुनिया दीवानी है। कभी अभिनेत्री बनकर, कभी संसद नेत्री बनकर, है सबके दिल और धड़कन में भारत मां की लाडली बेटी बनकर। ये उस कविता का हिस्सा है जो केंद्रीय मंत्री की शान में वीसी ने पढ़ी। अगर आप मंत्रियों पर कविता कर सकते हैं तो वाइस चांसलर के लिए आवेदन कर दीजिएगा। वैसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से पता चला कि सोपती साहब ने अमेरिका के फ्लोरिडा के मियामी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, वहां पढ़ाया भी है। कितनी अच्छी बात है कि अमेरिका जाकर भी उन्होंने हिंदी में चारण कविता लेखन शैली का त्याग नहीं किया। 2013 में सोपती साहब बीबीयू के वीसी बने। उससे पहले पंजाब विश्वविद्यालय के वीसी पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। एक घटना से कितनी परतें खुल रही हैं और कहां-कहां हमारी निगाह चली जाती है। वापस आते हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पर। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अप्पा राव से हमारी सहयोगी बरखा दत्त ने बात की तो अप्पा राव जी ने उन्हें कहा कि उन्होंने निलंबन का फैसला मजबूर होकर लिया, क्योंकि कोर्ट बार बार पूछ रहा था कि विश्वविद्यालय का क्या जवाब है, क्योंकि एबीवीपी के नेता की मां ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। दलित छात्र भी कोर्ट चले गए थे। क्या प्रोफेसर अप्पा राव कोर्ट पर दबाव के आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उन्हें मंत्रालय से दबाव के आरोप को खारिज करना है? क्या कोर्ट ने विश्वविद्यालय से यह कहा था कि अभी निलंबित करके बताओ, या यह कहा होगा कि मामले की जांच का क्या हो रहा है? तो क्या इसे कोर्ट का दबाव माना जा सकता है? अप्पा राव ने बरखा दत्त से कहा कि उन्होंने मंत्रालय के पत्रों का जवाब नहीं दिया। ऐसे पत्र समय समय पर आते रहते हैं, मैं इन्हें रूटीन की तरह लेता हूं। प्रोफेसर अप्पा राव ने बरखा को बताया कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से सलाह मशविरा किया था। पता चला कि काउंसिल में कोई दलित नहीं है, तो एक दलित शिक्षक से सलाह ली गई। अब यह साफ नहीं हुआ कि क्या दलित शिक्षक को काउंसिल का सदस्य बनाया गया या उन्होंने काउंसिल के फैसले के बारे में दलित शिक्षक से सलाह ली। प्रोफेसर अप्पा राव ने बरखा से कहा कि उन्होंने अंतिम रिजल्ट आने के बाद ही फैसला लिया, जिसमें कहा गया था कि सुशील के साथ मारपीट हुई थी। लेकिन जब बरखा ने पूछा कि रोहित ने उन्हें 18 दिसंबर को पत्र लिखा, तो उससे संपर्क करने या संवाद कायम करने का कोई प्रयास आपने क्यों नहीं किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। रोहित वेमुले ने 18 जनवरी से पहले 18 दिसंबर को वीसी को अंग्रेजी में पत्र लिखा। इस पत्र में रोहित ने वीसी की तंज भरे लहजे में तारीफ की कि वे कैंपस में दलित स्वाभिमान आंदोलन को लेकर काफी प्रतिबद्ध रहे हैं। आपकी प्रतिबद्धता के सामने वो अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप भी मामूली लिलीपुट दिखते हैं। आपकी इस प्रतिबद्धता को देखते हुए मैं आपको 2 सुझाव देना चाहता हूं। ये रोहित के शब्द हैं। एक, कि आप सभी दलित छात्रों को एडमिशन के समय ही सोडियम अजाइड की गोली दे दीजिए। अपने महान चीफ वार्डन से कहिए कि सभी दलित छात्रों के कमरे में अच्छी रस्सी की सप्लाई कर दें। जाहिर है रोहित ने तंज और आक्रोश में वीसी को यह पत्र लिखा होगा और उसने कहा था कि उसे इच्छा मृत्यु की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाए। इस चिट्ठी के बाद ही वीसी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनके लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के 5 पत्र भले ही रूटीन होंगे, लेकिन मरने और आत्महत्या की गोली दे देने की चिट्ठी को भी वीसी ने अगर रूटीन के तौर पर लिया तो इस कार्यक्रम के समाप्त होने से पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। हो सकता है कि वीसी मंत्रालय की चिट्ठियों को रूटीन इसलिए भी बता रहे हों ताकि मंत्रालय पर राजनीतिक आरोप ना लगे।
लेकिन फिर भी वे अगर मंत्रालय के 5 पत्रों को रूटीन और जवाब देने लायक नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ बिना जांच से पहले ही स्मृति ईरानी को इसी आधार पर एक्शन ले लेना चाहिए। क्या वीसी अप्पा राव यह कहना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है, वे सितंबर से लेकर नवंबर तक बैठे बैठे केवल चिट्ठी लिखते रहते हैं? उनका यह जवाब बेहद लापरवाही भरा है। जब मंत्रालय पूछ रहा है कि तथ्यों का पता लगाइए और वीसी को उन तथ्यों की रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी जिसके आधार पर उन्होंने रोहित वेमुला को 4 अन्य छात्रों के साथ निलंबित कर दिया था। प्रोफेसर अप्पा राव का यह जवाब मंत्री की मौजूदगी में कविता सुनाने वाले प्रतिभाशाली कवि वीसी से भी मुझे तो गया गुजरा लगता है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर पीएल विश्वेश्वर साहब से बात की। ये डीन साहब आम आदमी पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता बताए जाते हैं। उन्होंने उमा सुधीर से कहा कि हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि इसे लेकर राजनीति हो रही है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पहली बार कैंपस में आत्महत्या की घटना नहीं हुई। पिछले 5 साल में 5 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। मेरे पास डेटा है, जब से यह विश्वविद्यालय बना है तब से आत्महत्या की 20 घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ साल पहले 10 दलित छात्रों को निकाला भी गया है। अगर आप रोहित की पृष्ठभूमि देखेंगे तो वो एक बेहद प्रतिभाशाली छात्र था। फेलोशिप मिल रही थी, यूजीसी उसे 40,000 का ग्रांट दे रही थी। उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति नहीं मिली। डीन ने कहा कि वीसी ने बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी पर कार्रवाई क्यों की, स्मृति ईरानी की चिट्ठी की प्रतिक्रिया में एक्शन क्यों लिया। यहां अकादमिक परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये छात्र संगठन है, आप उनसे बुलाकर बात कर सकते थे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि आधुनिक विश्वविद्यालय में छात्रों को आधिकारिक रूप से बहिष्कार किया जाए उनका? डीन ने बताया कि वे इन छात्रों के पास समर्थन में गए थे। रोहित आत्महत्या करने वाला छात्र नहीं था। कैंपस में आरएसएस का एजेंडा चल रहा है, फांसीवाद बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। मामला जटिल होता जा रहा है। एबीवीपी के छात्र नेता सुशील कुमार ने मंगलवार को एक वेबसाइट है द न्यूज मिनट से बातचीत में कहा कि वो इस आत्महत्या से खुद भी हैरान है। जब से रोहित की खुदकुशी के बारे में सुना है वो सन्न रह गया है। रोहित मुझे 5 साल से जानता था, ये इस इंटरव्यू से मैंने कोट किया है। वो बहादुर लड़का था, जब हम कैंपस में पोस्टर लगा देते थे तो वो फाड़ देता था, सभी प्रदर्शनों में आगे रहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। रोहित से कई बार बात भी हुई, हम हमेशा एक दूसरे से असहमत रहे। अगस्त 2015 के बाद हमने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। जब न्यूज मिनट ने उनसे पूछा रोहित से कि केंद्रीय मंत्री ने क्यों हस्तक्षेप किया, तो सुशील का जवाब था कि मैं बंडारू दत्तात्रेय से मिला था और मदद मांगी थी मैंने, हम बहुत सारे नेताओं से मिलते रहते हैं। जब न्यूज मिनट ने यह भी पूछा कि मंत्री ने पत्र क्यों लिखा, तो सुशील कुमार ने कहा कि मामला इतना सरल नहीं था। छात्र नारे लगा रहे थे कि अगर याकूब को फांसी दोगे तो हजारों याकूब पैदा होंगे। इस विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि बहुत सारे छात्र यहां से रेडिकल बन गए, इसलिए हमने अपने सांसद से कहा कि वे पत्र लिखें। एबीवीपी के नेता सुशील कुमार ने कहा कि यह सब माहौल के आवेश में हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि रोहित आत्महत्या कर लेगा। सुशील कुमार ने कहा कि मुझ पर हमला हुआ था, रात को मेरे कमरे में आकर डराया गया। पहली बार जब कमेटी ने जांच की तो मैं उसके सामने पेश नहीं हो सका, ये सुशील का कहना है। जब दूसरी कमेटी बनी जो दिसंबर नवंबर में जिसका फैसला आता है, तो मैं पेश हुआ और उन्होंने रोहित और उसके दोस्तों को दोषी पाया। सुशील अगर यह मानता है कि भावावेश में मंत्री तक चला गया, लेकिन उसी दौरान उसने फेसबुक पर एएसए के छात्रों को गुंडा कहने की बात पर माफी क्यों मांगी? 3 अगस्त की रात 9:15 बजे सुशील ने फेसबुक पर एएसए के छात्रों को गुंडा लिखा। फिर कुछ घंटों बाद ही रात के 2 बजे, उसी दिन जब 4 तारीख हो जाती है, तब एक लिखित माफीनामा दिया। क्या हम ये जान सकेंगे कि कार्यकारी कमेटी ने फैसला सुनाते वक्त सुशील कुमार के उस माफीनामे के बारे में क्या टिप्पणी की है? सुशील ने न्यूज मिनट को जो जवाब दिए हैं उससे कई सवाल पैदा होते हैं। पहली कमेटी ने क्या सुशील के पक्ष को बिना सुने कह दिया कि सुशील को चोट नहीं आई थी, उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे? अगर ऐसा था तो कमेटी के सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि शिकायतकर्ता तो सुशील और उसके साथी ही थे। चोट के निशान ना होने के बाद भी पहली कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में एक सेमेस्टर के लिए 5 छात्रों को सस्पेंड क्यों किया? क्या एएसए के 40 छात्र, यह भी एक सवाल है, सुशील के कमरे में घुसे थे? न्यूज मिनट ने 22 दिसंबर को भी इस मामले पर एक लंबी रिपोर्ट छापी है, जिसके अंदर सुशील कुमार का वो उस दिन वाला माफीनामा छपा है। 4 अगस्त की तारीख लिखी है और समय लिखा है रात के 2 बजे। लेकिन ध्यान से सुनिए, ट्विटर पर हमें किसी ने हैदराबाद के अर्चना अस्पताल की एक मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, जहां 4 अगस्त को सुशील भर्ती हुआ था। रिपोर्ट बताती है कि सुशील रात के 4:30 बजे भर्ती हुआ।
अर्चना अस्पताल की डिस्चार्ज समरी में कहा गया कि सुशील को पेट में ब्लड ट्रॉमा और तीव्र अपेंडिसाइटिस के लिए भर्ती किया गया है। उसमें तत्काल बीमारी के कॉलम में 4 अगस्त के रात 2:30 बजे की मारपीट की घटना का जिक्र किया गया है। अब ध्यान से एक बार फिर सुनिए। रात के 2 बजे सुशील माफीनामे पर दस्तखत करता है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 2:30 बजे उसके 2.5 घंटे बाद वो भर्ती होता है, जिसमें लिखा है कि 2:30 बजे मारपीट हुई उसके साथ। तो क्या माफीनामे के आधे घंटे के भीतर मारपीट की कोई घटना हुई थी? सुशील को 2 घंटे क्यों लगे उस अस्पताल तक पहुंचने में? हम इस मेडिकल रिपोर्ट की जो हमें ट्विटर पर मिला है उसे अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सके। समय की कमी के कारण ट्विटर पर भेजी गई चीजों पर जांच परख के बाद ही यकीन किया जाना चाहिए, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। सूत्रों के हवाले से प्रशासन के तत्व बात कर रहे हैं कि मंत्री की चिट्ठी के बाद यह मामला गंभीर हो गया। अब आपको याद दिलाता हूं कि बंडारू दत्तात्रेय ने 17 अगस्त की चिट्ठी में क्या पूछा था। यही कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में जातिवादी, अतिवादी, राष्ट्रवादी गतिविधियों का गढ़ बन गया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या प्रशासन ने इस बात का भी जवाब दिया है अपनी इस रिपोर्ट में कि अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन वहां पर जातिवादी, अतिवादी, राष्ट्रवादी गतिविधियां चला रहा है या नहीं, या उसके कोई प्रमाण दिए हैं? क्या विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के उस फैसले को सार्वजनिक करेगा? हमें नहीं मालूम है कि कार्यकारी परिषद ने इन पहलुओं की जांच भी की है या नहीं। जो मंत्री या मंत्रालय के चिट्ठियों के सब्जेक्ट के कॉलम में यही लिखा होता था कि वहां एंटी नेशनल गतिविधि चल रही है। हमें नहीं मालूम है कि इनकी कौन सी गतिविधि जातिवादी है, कौन सी गतिविधि राष्ट्रवादी है, या सिर्फ वीसी और कार्यकारी परिषद ने मंत्री या मंत्रालय को संतुष्ट करने के लिए 5 छात्रों को निलंबित कर दिया, और वो भी सभी के सभी दलित छात्र। नीतीश कुमार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीजेपी के दलित नेता हैं संजय पासवान। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि सत्ता की राजनीति के सभी हिस्सेदारों को गंभीरता से यह मामला लेना चाहिए, या फिर वे नाराजगी, विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहें। संजय पासवान का यह ट्वीट अपनी सरकार और वीसी की तरफ ही इशारा करता है, लेकिन उनकी बात में जो आक्रोश झलक रहा है, साफ है कि इस मामले को हम और आप सिर्फ राजनीति कहकर नहीं टाल सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की और कहा कि नौजवान रोहित यहां पढ़ने आया था, लेकिन उसे इतनी तकलीफ दी गई कि आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस संस्थान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल उसे कुचलने में किया। वीसी या मंत्री ने तटस्थ रूप से काम नहीं किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हर विश्वविद्यालय में इस तरह की बातें हो रही हैं। विश्वविद्यालय का आइडिया यह है कि देश भर से नौजवान आए और अपनी बात खुलकर रखें। यह एक मंच की तरह है। आइडिया अच्छा हो या बुरा हो, कम से कम उसे सामने रखा जाए, लेकिन जब उस पर यह थोपा जाएगा कि यही विचार सिर्फ मंजूर है, बाकी विचार मंजूर नहीं किए जाएंगे, तो मुझे दुख है कि उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा हुई होगी। उसका जोश मर जाएगा। जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब मंच पर एक छात्र ने माइक लेकर उन्हें सतर्क भी किया कि हम इस लड़ाई को कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं बनाना चाहते हैं, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए। हमने यह पता लगाने का प्रयास किया कि अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन क्या है और ये कब बनी। इसके सदस्य डी प्रशांत से हमने बात की। प्रशांत ने बताया कि यह संस्था 1993 में बनी थी। ये दलित छात्रों का पहला संगठन है। इससे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक छात्र संगठन था जिसका नाम था प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन। लेकिन जब एक दलित छात्र की प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ने पिटाई कर दी तो उसके बाद दलित छात्रों ने उस संस्था को छोड़ दिया और अपना संगठन अंबेडकर दलित एसोसिएशन बनाया, जिसे संक्षेप में एएसए भी कहा जाता है, जैसे हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एबीवीपी कहते हैं। एएसए न सिर्फ दलितों से जुड़े मुद्दों और दलित छात्रों की आवाज उठाता है, लेकिन संगठन दावा करता है कि वो गैर दलित छात्रों के मुद्दों को भी उठाता है। इस संगठन ने 2001 में रैगिंग के खिलाफ मुहिम चलाई थी। इस संस्था के गैर दलित छात्र भी सदस्य रहे हैं। प्रशांत ने बताया कि रामकृष्ण भार्गव हमारी संस्था के सदस्य थे जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मौजूदा सदस्य एक और सदस्य काव्य हैं जो गैर दलित हैं और इस संस्था की केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो शाखा है उसके सदस्य हैं। एएसए पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय
उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी मौजूद है। इस संगठन को किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन हासिल नहीं है, न ही यह संगठन किसी राजनीतिक दल को समर्थन करता है, लेकिन यह संगठन कांशीराम का आभारी है, उनसे प्रेरणा लेता है, उनके प्रति कृतज्ञ है। संगठन की कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन छात्र नेताओं के अपने अपने फेसबुक पेज हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इस संगठन ने चुनाव भी लड़ा है और 2014-15 के चुनाव में अध्यक्ष पद जीत लिया। एएसए के विंसेंट वेनी ने एबीवीपी के उम्मीदवार को करीब 400 वोट से हराया और अध्यक्ष पद जीता। विश्वविद्यालय में करीब 4,968 छात्र हैं। एएसए के विश्वविद्यालय में 200 सक्रिय सदस्य हैं। पिछले साल आपने आईआईटी मद्रास की एक दलित छात्र संस्था का नाम सुना था, अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल। 1.5 साल पहले यह संस्था बनी है। यह संस्था एएसए से बिल्कुल अलग है, कोई वास्ता नहीं है एक दूसरे का। इस संस्था ने जब मोदी सरकार की श्रम नीतियों की आलोचना की, बीफ बैन पर स्टैंड लिया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय में शिकायत कर दी। आरएसएस की एक पत्रिका ने इसे हिंदू विरोधी और भारत विरोधी भी बताया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डीन को फोन कर दिया और इस संगठन की मान्यता रद्द हो गई। खूब आंदोलन चला और बाद में मान्यता बहाल हो गई। सोमवार को हमने पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कुछ हकीकत बताई थी। श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट थी कि कैसे ये कॉलेज लाइसेंस हासिल करने के लिए फर्जी फैकल्टी जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर वगैरह वगैरह इंतजाम किया जाता है। व्यापम हर राज्य में व्याप्त लगता है। हालत यह है कि एनडीटीवी पर यह खबर दिखाए जाने के बाद भी फर्जी डॉक्टरों का इंतजाम करने वाला पूरा तंत्र बेखौफ है। खुफिया कैमरे में बातचीत के दौरान दलाल धड़ल्ले से देश के किसी भी हिस्से में मेडिकल कॉलेजों के लिए फैकल्टी का इंतजाम करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वो डॉक्टरों के ना पकड़े जाने की गारंटी तक ले रहे हैं। बिचौलिए कह रहे हैं कि घोटाले से घिरे एमसीआई के पूर्व चेयरमैन केतन देसाई के समय से उनकी पैठ एमसीआई में बन गई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मेडिकल कॉलेजों की जांच करके लाइसेंस जारी करती है, ये संस्था पहले भी सुर्खियों में आ चुकी है, जब इसके अध्यक्ष केतन देसाई पर पंजाब के एक मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस जारी करने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि उस घटना के बाद सारी कमियां दूर कर ली गई हैं। सारी जांच अचानक होती है। मेडिकल काउंसिल के दोबारा गठन के बाद हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस को ठेका दे रखा है, इसलिए अब पूरी नजर है। हर कॉलेज का एक सर्वर होगा और मेन सर्वर मेरे ऑफिस में होगा, एमसीआई ऑफिस में। मेन सर्वर विल बी इन माय ऑफिस, एमसीआई ऑफिस। लेकिन जब हम पड़ताल करने निकले तो हमारा सामना कई संदिग्ध लोगों या कंपनियों से हुआ, जिनका दावा था कि पैसों के बदले वो सिस्टम में हेरफेर कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये नेटवर्क कितना संगठित है और इसका जाल कई राज्यों तक फैला है। अगर इनके दावों में सच्चाई है तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह ये नियामक संस्थाओं को प्रभावित और दागदार कर रहे हैं। हमारी मुलाकात जिन डॉक्टरों से हुई, उनमें से एक ने हमें कई फोन कॉल्स के बारे में बताया जो किराए के डॉक्टरों को तलाश कर रही एक कंपनी की ओर से आए थे। हमने पंजाब मेडिकल काउंसिल के प्रमुख डॉक्टर ग्रेवाल से कहा कि वो किराए का डॉक्टर बनने के लिए तैयार एक डॉक्टर बनकर उस नंबर पर फोन करें। डॉक्टर ग्रेवाल बोल रहा हूँ। अभी कहाँ पे रिक्वायरमेंट है? अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे? सर मेडिकल कॉलेज फरुखाबाद में है, लखनऊ में है, मुरादाबाद में है। अच्छा जी। कितने पैसे मिलते हैं उसके इंस्पेक्शन के 3 दिन के? सर वो इंस्पेक्शन के लिए तो 30,000 पर विजिट है। हाँ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर। और एसोसिएट के लिए? एसोसिएट के लिए सर 4 लाख का पैकेज है, प्रोफेसर के लिए 5 लाख का पैकेज है। इसके बाद डॉक्टर ग्रेवाल ने जालंधर के भरत महाजन का फोन नंबर निकाला, जिनका दावा है कि वो नए अस्पतालों के इंस्पेक्शन के लिए पूरी फैकल्टी मुहैया कराते हैं। डॉक्टर ग्रेवाल ने उन्हें डॉक्टर सबरवाल बनकर फोन किया, जो पंजाब के मोगा में एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। महाजन साहब। हाँ जी सर। नमस्कार, मैं सबरवाल बोल रहे हैं जी, इथों लुधियाने तो संत लोपोवाड़े का चेला। अच्छा, साडा एक तो राय लैनी सीगी, कॉलेज खोल रहा है संत से मेडिकल का।
ਮੋਗੇ ਕੋਲ अच्छा सर ਪਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ इंस्पेक्शन वास्ते मैं कर दांगा वो जो भी बड़ी बड़ी गल नहीं ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ आहो इंस्पेक्शन वास्ते तो मतलब ऑन रोल चाहिए ना डॉक्टर ਹਾਂਜੀ ਔਨ ਰੋਲ ਜਾਈਦਾ मिल जाएंगे जी ऑर्थो गायनी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ रेडियो ਠੀਕ ਹੈ जी सारे ऑलमोस्ट डर्मेटोलॉजी अच्छा जी इसके बाद हम खास तौर से भरत महाजन से मिलने जालंधर गए। महाजन के दावों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने खुद को डॉक्टर ग्रेवाल के अकाउंटेंट के तौर पर पेश किया। महाजन हमसे एक रेस्टोरेंट के बाहर मिला और अपनी मर्सिडीज कार में बैठकर बात करने को कहा। उसने दावा किया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों से उसका संपर्क है जिनसे वो हमारा काम जल्द करा सकता है। मैनेज इन इंडिया उसी में था हमको थोड़ा मतलब कैसे इवन इन वांट टू स्टार्ट एनी कॉलेज इन अंडमान मालदीव अच्छा you can do. So he's saying that the MCI can be managed. ओके बस हमें we have to get back to him with the file फाइल का जो भी हो जो भी हमारा अभी पोजीशन है मगर जेवर तो बता रहे थे कि फाइल का तो अब थोड़ा स्लो जा रहा है तो हमने आपका प्रोसेस स्लो है ना हाँ प्रोसेस इज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ यू डोंट हैव एनी एक्सपर्टाइज पर्सन इवन यू डिडंट अपॉइंट एनी एक्सपर्टाइज पर्सन फॉर डू दैट इट इज द बेसिकली वर्क 24/7/7 हमें जानकर हैरानी हुई कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अभी भी अपने पूर्व दागी चीफ केतन देसाई के प्रभाव में है। तो ही इज सेइंग दैट ही कैन मैनेज द फैकल्टी वी विल हैव टू कैसे बोल रहे थे फॉर वो 2 दिन के लिए जो इंस्पेक्शन का है इंस्पेक्शन I will manage every it is one time but we have experienced people with us ठीक है उसमें MCI से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर्स तक हम लोगों के साथ में हैं ओके जो जिनका काम ही यही था जो देसाई साहब के साथ रहते थे केतन देसाई के साथ रहते थे वी हैव दैट काइंड ऑफ पीपल विद मी ओके दिस इज व्हाई आई वांटेड यू टू मीट ओके क्लियर सो एंड पर्सन जो अभी भी काम हम यहाँ तक बोलते हैं कि अगर सपोज किसी के यहाँ पर कल MCI आ रही है अब हमें आज बोलो वी कैन मैनेज ओके अगर हो सकता है तो शॉर्ट नोटिस बट वी वांट टू बी वेल प्रिपेयर्ड जैसे आप बोल रहे हैं ओके राइट ओके सो आई जस्ट वांटेड यू टू आल्सो फील गुड आफ्टर श्योर हर जगह चाहिए ग्रेट That is how they manipulate the whole thing and which is very unfortunate. ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह के वे डॉक्टर होंगे। मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये लोग एक न एक दिन किसी VVIP का इलाज करेंगे, तब उस VVIP को पता चलेगा कि देश के साथ क्या हो रहा है। VVIP will that time realize that what has been happening to the country. मानस और जेवियर के साथ श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कर्नाटक से खबर आई है कि वहां की सरकार ने आईसीयू पर 8% का लग्जरी टैक्स लगा दिया, लग्जरी टैक्स। अब उनके मंत्रियों से पूछिएगा, आईसीयू में जहां आपात स्थिति में हम और आप भर्ती किए जाते हैं, क्या वो आईसीयू में सैर सपाटे के लिए जाते हैं? ब्रेक के बाद हम देखेंगे गंगा की सौगंध। फिल्म का नाम है, राजनीति में भी इसी तरह से ऐसे सौगंध उठाते हैं, लेकिन क्या उस सौगंध को पूरा करने के लिए काम भी वैसे होते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद। क्या गंगा को निर्मल और अविरल बनाने को लेकर मोदी सरकार वाकई गंभीर है? इस सिलसिले में कई वादों और दावों के बावजूद हालत यह है कि गंगा को लेकर पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय अभी तक एक राय नहीं बना सका है। पर्यावरण मंत्रालय ने जल संसाधन और गंगा सफाई मंत्री उमा भारती के विरोध के बावजूद एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया है, जिसमें गंगा पर 5 बांधों को शर्त के साथ मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। पर्यावरण मंत्रालय के इस रवैये से बांधों को लेकर उसकी भूमिका पर सवाल और गहरे होते चले जा रहे हैं। मां गंगा ने भी मेरे लिए कुछ काम तय किए हैं।
और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। उत्तर भारत की 50 करोड़ की आबादी की प्यास बुझाने वाली गंगा की दुर्दशा सुधारना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए उन्होंने एक अलग मंत्रालय ही बना दिया, जिसकी कमान उमा भारती को सौंपी गई। जो पैरामीटर्स हम गंगा के लिए तय करेंगे वो सब नदियों पे हम लागू करेंगे। गंगा के पैरामीटर्स तय हो रहे हैं, इसमें मुझे कोई कमी कहीं लगती नहीं है, बस एक कॉम्पैक्ट प्लानिंग की कमी थी जो मोदी जी ने तय कर दी कि होगी वो, और इस दृष्टि से हमने सचिवों को जोड़ लिया है, मंत्रालय आपस में जुड़े हुए हैं। उमा भारती के इस दावे के बावजूद गंगा को निर्मल और अविरल बनाने को लेकर सरकार के ही अलग अलग मंत्रालय एक राय नहीं है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा की सहायक नदियों पर 5 नए बांधों को मंजूरी देने से जुड़ा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया, वो भी जल संसाधन और गंगा सफाई मंत्री उमा भारती की जानकारी के बगैर। पर्यावरण मंत्रालय का नया हलफनामा उसके पूर्व के हलफनामों के ठीक उलट है, जिनमें गंगा पर नए बांध बनाने का विरोध किया गया था। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए ताजा हलफनामे के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय 5 बांधों को सशर्त मंजूरी देने के लिए तैयार है। यह है 300 मेगावाट की अलकनंदा परियोजना, 24.3 मेगावाट की भ्यूंदर गंगा परियोजना, 4 मेगावाट की खीरौ गंगा परियोजना, 171 मेगावाट की लाता तपोवन परियोजना और 195 मेगावाट की कोटली भेल परियोजना। हलफनामे के साथ पर्यावरण मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और 1916 के एक समझौते का हवाला भी दिया है, जो तब की ब्रिटिश सरकार, 6 राजाओं, हिंदू महासभा और पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच हुआ था। इसके तहत हरिद्वार में हर की पैड़ी पर 1000 क्यूसेक पानी लगातार मुहैया कराने का फैसला हुआ था। यह हलफनामा तब दिया गया जब उमा भारती इसे लेकर 5 जनवरी को ही लिखित ऐतराज जता चुकी थी और इसे सुप्रीम कोर्ट में सौंपने के लिए मना कर चुकी थी। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप इस हलफनामे को फाइल न करें और माननीय न्यायालय से और वक्त की मांग करें, ताकि मंत्रालयों की कमेटी अपनी रिपोर्ट दे सके, जिसके आधार पर सरकार 6 पनबिजली परियोजनाओं को लेकर एक नीतिगत फैसला ले सके। उमा भारती का कहना है कि यह हलफनामा पर्यावरण मंत्रालय, गंगा सफाई मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की साझा सोच के खिलाफ है। इस मसले पर जल संसाधन सचिव की अगुवाई में तीनों मंत्रालयों की एक साझा कमेटी बनी है, जो नई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर अभी विचार ही कर रही है। इसके बावजूद पर्यावरण मंत्रालय की जल्दबाजी कई सवाल खड़े करती है। दरअसल गंगा के मसले पर पर्यावरण मंत्रालय का अभी तक का पूरा रवैया ही बड़ा लापरवाही भरा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर काफी सख्ती दिखाता रहा है। जून 2013 को उत्तराखंड आपदा के बाद अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बन रहे सभी नए बांधों पर पाबंदी लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या 2013 की आपदा में इन बांधों की भी कोई भूमिका है। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई रवि चोपड़ा कमेटी ने पाया था कि बांधों की आपदा को और खतरनाक बनाने में बड़ी भूमिका रही। रवि चोपड़ा कमेटी ने एक बांध को छोड़कर बाकी सभी बांधों पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 को इस रिपोर्ट के आधार पर अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया। इसके बाद 6 बांधों से जुड़ी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए गईं। सरकार ने इसके बाद इन 6 बांधों को लेकर एक नई कमेटी बनाई। विशेषज्ञों से जुड़ी नई कमेटी भी उसी नतीजे पर पहुंची कि इन बांधों का निर्माण उत्तराखंड की नाजुक हिमालयी इकोलॉजी के लिए खतरनाक होगा। नई कमेटी की रिपोर्ट पर पहले तो सरकार चुप बैठी रही, लेकिन मीडिया में इसके सामने आने के बाद उसने इसे कोर्ट में सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद इन 6 बांधों पर सरकार से एक एक्सपर्ट पैनल बनाने को कहा, जो आखिरी सुझाव दे। इसके बाद सरकार ने बीपी दास की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। दास कमेटी ने 6 में से 5 परियोजनाओं को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी देने की सिफारिश की। दास कमेटी की रिपोर्ट पर अभी मंत्रालयों के बीच विचार चल ही रहा था कि पर्यावरण मंत्रालय ने खुद ही इसे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के तौर पर सौंप दिया। पर्यावरण मंत्रालय की इस जल्दबाजी से गंगा सफाई मंत्री उमा भारती नाखुश हैं। दरअसल नदियों, ग्लेशियरों और भूगर्भ शास्त्र के जानकारों से लगातार बातचीत के बाद वो समझ चुकी हैं कि गंगा की सफाई आसान काम नहीं है। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बनने वाले बांध इस काम में एक बड़ी बाधा बनेंगे।
इसी रिपोर्ट का अगला हिस्सा है कि उत्तराखंड गंगा और उसकी सहायक नदियां अब नए और बड़े बांधों का बोझ नहीं सह सकती। ये इन नदियों के साथ साथ इस हिमालयी इलाके की इकोलॉजी के साथ भी खिलवाड़ होगा और अविरल निर्मल गंगा के सरकार के वादे को भी पूरा नहीं होने देगा। कई विशेषज्ञों की कमेटियां इस नतीजे पर पहुंच चुकी हैं और पर्यावरण मंत्रालय पर उन्हें नकारने का आरोप लगता रहा है। हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा ने 2013 की आपदा में इन नई बन रही बांध परियोजनाओं की भूमिका का जायजा लिया था जिन पर फिलहाल रोक लगी हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए ताकि मामले को चौतरफा समझा जा सके। जून 2013 की उत्तराखंड आपदा नदियों के सहारे किनारों को उजाड़ते नीचे मैदान तक पहुंची। तब केदारनाथ से नीचे की ओर तबाही मचाती मंदाकिनी रामबाड़ा को नक्शे से उजाड़ने के बाद सबसे पहले पहुंची गौरीकुंड। तीखी पहाड़ी ढलान से होते हुए मंदाकिनी जब नीचे तीसरे अहम पड़ाव गौरीकुंड पहुंची तो उसमें इतनी अधिक ताकत थी कि अपेक्षाकृत कम तीखी ढलान होने के बावजूद वो यहां नहीं रुकी। उसने गौरीकुंड को तबाह किया और वो यहां से अधिकतर मलबा आगे अपने साथ ले गई। यहां काफी कम मलबा बचा। यहां मंदाकिनी नदी की ढाल पहले के मुकाबले कम हो गई थी, लेकिन नदी की रफ्तार इतनी तेज कि ऊपर से आया मलबा, गाद, पत्थर, चट्टानें तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिसे कुछ हद तक सोनप्रयाग के इस चौड़े पाट ने रोका। इस चौड़े पाट के होने के कारण इस इलाके में जून 2013 की त्रासदी के दरमियान नदी का जो लेवल था वो लगभग 30 मीटर ऊपर उठ गया था, जिसका अनुमान आप उस छोर में पड़े हुए डिपॉजिट के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन मंदाकिनी की ताकत फिर भी कम नहीं हुई। उसे थामा आगे सीतापुर की अब तक की सबसे चौड़ी नदी घाटी ने, एक हरी भरी घाटी जो इस ताकत को रोकने की कोशिश में जमींदोज हो गई। लहरें अपने भारी बोझ का बड़ा हिस्सा यहीं छोड़ आगे बढ़ चली। अब सवाल यह है कि अगर इतना मलबा यहां छूट गया तो आगे मलबा आया कहां से। इसी की पड़ताल करने हम नदी के साथ साथ पहुंचे आगे कुंड। यहां संकरी नदी पर मानव निर्मित एक अधबना बैराज खड़ा था। मंदाकिनी की लहरों ने उसे भी नहीं बख्शा। यहां से आगे नदी का पाट काफी चौड़ा था और ढाल काफी कम। फिर भी नदी आसपास के इलाके को उजाड़ती आगे बढ़ रही थी। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि कुंड के आगे मानव निर्मित अवरोधों का मलबा नदी की विध्वंसकारी ताकत को बढ़ा रहा था और इसकी तस्दीक करती हैं आगे के इलाकों चंद्रापुरी, अगस्त्यमुनि, सिल्ली, तिलवाड़ा में तबाही की ये तस्वीरें। मंदाकिनी आगे रुद्रप्रयाग में ध्वंस मचाती जब सबसे चौड़ी घाटी श्रीनगर पहुंची तो वहां और भी ज्यादा तबाही मचाई। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तबाही में नदी का कम और मानव निर्मित अवरोधों का हाथ ज्यादा रहा। वो मलबा जो है हम लोगों ने जब उसकी जियोकेमिस्ट्री करी और जियोकेमिस्ट्री करने के लिए हमने जो है एनालिसिस सैंपल जो है हम लोगों ने केदारनाथ के नीचे से लेना शुरू कर दिया था, मंदाकिनी घाटी से, और श्रीनगर तक के हमने सारे सैंपल लिए। उस सैंपल में हम लोगों ने मेन हमारा ये उद्देश्य था कि जो सेडिमेंट आया है वो सेडिमेंट जो है केदारनाथ वाला सेडिमेंट वो सीतापुर और उससे थोड़ा आगे ट्रैप हो गया था। उसके बाद जो भी सेडिमेंट हमको मिला है वो सेडिमेंट वो था कि जो बैराजेस बनाए गए हैं मंदाकिनी नदी पे और अलकनंदा नदी पे जिनको बनाया गया है, और इन परियोजनाओं को बनाते समय जो मलबा जो है रिवर के किनारे, नदी के किनारे डंप किया गया, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ वो जो मैन मेड ऑब्स्ट्रक्शन थे, जो रिजर्वायर बनाते समय जो कुछ मलबा निकाला गया और उसको नदी के किनारे डंप किया गया था, उसका बहुत बड़ा रोल था। तो हम लोगों ने जियोकेमिस्ट्री के बेसिस पे ये सारा निकाला है, निष्कर्ष निकाला है कि एक्चुअली जो मैन मेड ऑब्स्ट्रक्शन थे उन्होंने इस तबाही को कई गुना अधिक बढ़ाया। तबाही को बड़ा बनाने में मानव निर्मित अवरोधों की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एक्सपर्ट कमेटी की जांच में भी सही पाया गया है और पर्यावरण और वन मंत्रालय अपने हलफनामे में
ये बात सुप्रीम कोर्ट को सौंप भी चुका है। इस नदी यात्रा में अब हम बढ़ रहे हैं अलकनंदा नदी के साथ साथ कुछ खास जगहों पर, ये दिखाने के लिए कि कुदरत ने तबाही का कितना सामान हिमालय की गोद में जुटा रखा है और हमारी लापरवाही एक बार फिर उसे हमारे ऊपर लाद सकती है। हम पहुंचे हैं यहां बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर पहले चमोली के बीनाखोली गांव में। यहां खीरौ गंगा पर यह है खीरौ घाट, एक घाटी जो भारी मलबे से पटी हुई है। जून 2013 की तबाही से पहले यहां ऐसी सुरम्य हरी भरी घाटी थी जो कुछ ही दिन में तहस नहस हो गई। हम इस वक्त अलकनंदा नदी के अपर कैचमेंट जोन में हैं, अपर कैचमेंट इलाके में हैं। वो इलाका जहां जून 2013 में ऊपर से घाटी से सबसे ज्यादा मलबा आया, जिसने नीचे के इलाके में तबाही बरपाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जब अतिवृष्टि हुई है 16-17 जून 2013 में, तो हमने ये देखा कि जो ये तीन घाटियां यहाँ पे हमें दिख रही हैं, लेकिन उसमें 3 घाटियों में से जो बाएं तरफ की घाटियां हैं, यही घाटियां एक्टिवेट होती हैं। जब इसको हमने जानने की कोशिश की तो हमने पाया कि इन घाटियों के ऊपर में सर्फ ग्लेशियर बैठे हुए हैं। सर्फ ग्लेशियर का मतलब ये हुआ कि जो ग्लेशियर पीछे की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ वो हैंग हो जाता है, उसका सेडिमेंट वहाँ पड़ा हुआ था। ग्रेविटी आपके पास अवेलेबल है, वो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है डाउन वैली में आकर के। हमारी भाषा में हम इसको डेब्री फ्लो फैन बोलते हैं। रिवर का एक टेंडेंसी होती है इसको अपने बेड लेवल पे जाना होता है, उसको कहते हैं रिवर इक्विलिब्रियम प्रोफाइल। जब तक वो रिवर अपने बेड लेवल पे नहीं जाएगी तब तक ये मलबा फ्लश होता चला जाएगा और ये परपेचुअल प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा हमारे लिए। वैज्ञानिकों की चिंता है कि अगर संवेदनशीलता से काम न लिया गया तो फिर बरसात के दिनों में ऐसा होने की पूरी आशंका बनी हुई है। साफ है, नदियां पानी ही नहीं लाती, अपने साथ ग्लेशियर के मोरैन यानी ग्लेशियरों के पीछे हटते वक्त छोड़ा गया भारी मलबा भी लाती हैं और ये मलबा बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। फिर भी बड़ी परियोजनाओं का जाल यहां बिल्कुल बम्पर टू बम्पर बिछ रहा है, नंदा देवी बायोस्फीयर के बफर जोन तक में। एक तस्वीर बस आपकी जानकारी के लिए जो मोटे तौर पर अलकनंदा घाटी में इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति दिखाती है। अलकनंदा नदी घाटी में कुल 37 परियोजनाएं हैं। इनमें से 6 परियोजनाएं चालू हालत में हैं, 7 परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है और 24 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। कई जगहों पर तो एक परियोजना की झील खत्म होगी तो कुछ ही दूरी पर दूसरी परियोजना की झील शुरू हो जाएगी। परियोजनाओं के लिए पहाड़ियों के अंदर सैकड़ों किलोमीटर सुरंगों का जाल बिछ चुका है। ये सभी परियोजनाएं हमारी जिम्मेदार सरकारों की निगाह में हैं। उम्मीद है सरकारें तुरंत मुनाफे से ज्यादा हिमालय की संवेदनशीलता पर ध्यान देंगी और गंगा को लेकर जल्दबाजी में फैसले करने से बचेंगी।